नमस्कार मित्रों। आज हम लोग पॉलिटी पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न काफ़ी विस्तार पूर्वक हैं और आपकी यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस आरओ और एपीएस की परीक्षाओं में के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोग यह ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके काफ़ी गलत होते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है? विदेशी नागरिकों को भारत में कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं परंतु राजनीतिक अधिकार नहीं। अगला है, नागरिकता अर्जन की विधि में संविधान में वर्णित है। अगला है, पंजीकरण से अर्जित नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि वह किसी भी देश में 2 वर्ष से ज्यादा की सजा पाता है। ऑप्शंस ये हैं आपके। सोल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग। तो कथन है, विदेशी नागरिकों को भारत में कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और वो कुछ मौलिक अधिकार जो प्राप्त नहीं है वह हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। परंतु राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। राजनीतिक मतलब क्या होता है? राजनीतिक का मतलब है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ना तो वोट दे सकते हैं। इस तरह के जो अधिकार हैं वो उनको प्राप्त नहीं होते हैं। साथ ही जो संवैधानिक जो पद हैं वो भी धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गया, राज्यपाल हो गया, ये पद ये लोग धारण नहीं कर सकते हैं। तो नागरिकता अर्जन की विधि संविधान में वर्णित है? नहीं, यह कथन सही नहीं है। क्यों नहीं वर्णित है? क्योंकि संविधान, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए थे, तो जो उस समय जो नागरिक थे, उस समय 4 प्रकार के नागरिक डिफाइन किए गए थे। वो नागरिक 4 प्रकार के कौन कौन से थे? वह जो भारत में था। जो भारत में कौन से नागरिक थे उस समय? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो ईसाई के साथ में जो एंग्लो इंडियन थे, मतलब जो अंग्रेज वहां से आए थे, यहाँ यहाँ की जो है जो औरतों से जिन्होंने शादी की थी वो एंग्लो इंडियन हो गए। और फ्रेंच कुछ थे, और इसी तरह के जो लोग थे जो भारत में थे हो गए। और दूसरा है, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित हुआ था 18 जुलाई 1948, उस समय उस समय के तक जो है जो भारत आ गए थे। आए कहाँ थे? जो बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान से जो यहाँ आ गए थे। यह आर्टिकल 6 में वर्णित है। तो जो पाकिस्तान, जब सिंपल सी बात, बंटवारा होने के बाद में जो पाकिस्तान से आए होंगे वो हिंदी होंगे, तो अधिकतर उसमें हिंदू ही थे, बाकी कुछ सिख भी थे। और चौथे प्रकार के नागरिक थे वह, जब 1 मार्च 1947 के बाद क्या हुआ था कि दंगे शुरू हो गए थे, तो उस समय काफी सारे लोग जो है चले गए थे जो है पाकिस्तान, मुस्लिम। और उसके बाद में वहाँ उनको रास नहीं आया कि यहाँ की कंडीशंस और विधि और उनके प्रोग्रेस के चांस कम है, भारत में ज़्यादा है, तो वहाँ से फिर वो वापस जो है भारत में आ गए। ऐसे लोग लेकिन आ गए 26 जनवरी 1955 के पहले पहले आ गए हों, यानी संविधान के लागू होने के पहले पहले आ गए हों। अगर जो संविधान लागू होने के बाद आए हुए होंगे तो उनको जो नागरिकता अधिनियम है 1955 उसके अंतर्गत फिर उनको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर जो 1 मार्च 1947 से इतने के बीच में जो है अगर जो वापस आ गए होंगे, तो भारत आने के बाद में 6 माह तक रुकने के बाद में उनको भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। और इसमें भी यह जो है डेट है वो है 6 मार्च। 18 जुलाई 1948 पारित जो हो गए थे, पाकिस्तान से आए थे। अगर जो इसके बाद जो आए हुए होंगे वो परमिट लेके आए होंगे, इस समय परमिट सिस्टम शुरू हो गया था 19 जुलाई से। और एक एक चौथे वो हो गए जो प्रवासी थे। प्रवासी मतलब जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत के बहुत सारे नागरिक ब्रिटेन में थे, साउथ अफ्रीका में थे, अमेरिका में थे, पढ़ाई कर रहे थे या फिर कुछ व्यवसाय कर रहे थे, तो उनके संदर्भ में था। तो उन लोगों को केवल वहाँ की जो काउंसलेट थी भारत की, ये मतलब कहने का मतलब है ब्रिटिश काउंसलेट ही थी, लेकिन आज़ाद होने के बाद वो काउंसलेट भारत की हो गई, तो वहाँ जाकर केवल अपना रजिस्ट्रेशन कराना था। तो 4 प्रकार के नागरिक थे। तो ये वाला जो होगा ऑप्शन, ये वाला भी आपका गलत हो गया। पंजीकरण से अर्जित नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि वह किसी देश में 2 वर्ष से ज्यादा सजा पाता है। यह वाला ऑप्शन आपका सही है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि पंजीकरण के 5 वर्ष के अंदर यदि वो 2 वर्ष से ज्यादा सजा पाता है तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो यह जो ऑप्शन है आपका,
यह सही है। इसमें पूछा क्या था, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपसे आपका कौन सा, आपका जो उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा बी, आपका उत्तर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही है। नागरिकता, नागरिकता अर्जन के 4 तरीके हैं क्या, अब नागरिकता अर्जन के 4 तरीके हैं। अगला है, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को पंजीकरण आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रहना होगा। अगला, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को संसद विशेष बहुमत से संशोधित कर सकती है। अगला है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाइयों को नागरिकता की मान्यता देता है। अब इसमें देखते हैं कौन सा कथन जो है सही है। अब देखिए, नागरिकता अर्जन से संबंधित 5 प्रकार की कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 बाई बर्थ यानी जन्म के द्वारा, एक वंश के द्वारा, एक पंजीकरण द्वारा, और एक नेचुरलाइजेशन के द्वारा यानी प्राकृतिक जो प्राकृतिक द्वारा, और एक होता है आपकी क्षेत्र अर्जन के द्वारा। तो यह जो कथन है आपका, ये कथन आपका क्या हो गया, गलत। अब भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को पंजीकरण आवेदन से पूर्व 7 वर्ष रहना होगा, बिल्कुल सही बात है। भारतीय मूल मतलब पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, पहले PIO चलता था, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन ओरिजिन, लेकिन बाद में फिर इसमें कुछ व्यवधान आने लगे, तो जो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया लाया गया। तो ओवरसीज दोनों को कुछ समय तक दोनों को साथ में चलाया गया, लेकिन 2015 में क्या किया गया था, 2015 में दोनों को क्लब कर दिया गया था, क्योंकि दोनों में ज़्यादा खास अंतर नहीं था, और अधिकतर लोग जो है OCI ही लेते थे, कुछ सुविधाएं ज़्यादा थी। अब भारतीय, अब अगले इसमें क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को संसद विशेष बहुमत से संशोधित कर सकती है। विशेष बहुमत वाली जो बात है यह गलत है। साधारण बहुमत से ही नागरिकता से संबंधित संशोधन कर सकती है। राज्यों का इस पर कोई हक नहीं होता है नागरिकता से संबंधित विधि बनाने के लिए, तो साधारण बहुमत ही संसद के लिए चल जाता है। अब है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसी पर सबसे ज्यादा दंगे और बवाल हुआ था। तो यह 3 देशों से केवल आए जो है, जो अल्पसंख्यक थे उनको मान्यता देता था। श्रीलंका की बात इसमें नहीं कही गई थी। और अल्पसंख्यक में जो है क्या थे, बाकी सारी मिल थे, हिंदू भी, मतलब अल्पसंख्यक जो इन देशों में अल्पसंख्यक है, इन देशों में, भारत के हिसाब से नहीं, जो यहाँ पर जो मुस्लिम थे वो शामिल नहीं किए गए थे। बस इसी चीज पर विवाद था कि ये जो है, जो धार्मिक रूप से सहिष्णु राष्ट्र है, इसकी अवहेलना करता है। तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें कौन सा कथन सही है, तो ये आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, फिर ध्यान दीजिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। विधि के समझ क्षमता अमेरिका से, और विधियों का समान संरक्षण ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 और 36 में है। आर्टिकल 33 से संबंधित विधि निर्माण अधिकार राज्यों को नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, व्याख्या हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, यह जो मूल अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो यह तो बात आपकी सही हो गई। अगला है, विधि के समक्ष समता अमेरिका, समता अमेरिका से है नहीं। 2 टाइप के, यह आर्टिकल 14 की बात करता है, आर्टिकल 14 की बात करता है। यानी पहली चीज है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष सभी समान है, यानी विधि के सामने समता, समक्ष समता, समता। अगला है इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब इक्वल, समान संरक्षण विधि का। इसका मतलब है कि जो है, जो जिस प्रकार का नागरिक होगा उस प्रकार की सेम कंडीशन में सेम लोगों के लिए सेम जो है लॉ रहेगा। मतलब जैसे कि अगर जो कोई SC समुदाय है, तो सभी SCओं के लिए एक नियम रहेगा, किसी एक व्यक्ति के लिए अलग नहीं रहेगा। जैसे कि गर्भवती, जेल में गर्भवती महिलाएं हैं या बुजुर्ग, उनको कुछ सहूलियत दी जाती है, इसी आधार पर दी जाती है। जैसे कि एक बुजुर्ग को जो सहूलियत दी जा रही है बुजुर्ग के आधार पर, वो सभी बुजुर्गों को दी जाएगी। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, यह एक सकारात्मक अवधारणा है, ये इसीलिए इसको पॉजिटिव अप्रोच भी कहते हैं।
और इसमें क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यह एक नेगेटिव अवधारणा, मतलब कानून के समक्ष समता। इसका मतलब है कानून सभी के लिए समान है, इसका मतलब कानून सबसे बड़ा है। जब कानून सबसे बड़ा है तो यह एक नेगेटिव अप्रोच हो गई। जो मनुष्य को, मानव को छोटा मान रहे हैं, कानून को बड़ा मान रहे हैं, तो ये नेगेटिव अप्रोच हो गई। इसमें तीन अवधारणाएं दी जाती हैं। एक तो मौजूदा विधि के अलावा विधि के उल्लंघन के अलावा दंड नहीं दिया जा सकता, कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, और व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता रहती है। यह जो है व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, यही सबसे ज्यादा संघर्ष की बात है। यहीं पर सबसे ज्यादा विवाद होते हैं सरकार और व्यक्तियों के बीच में। तो ये हो गया ऑप्शन। अब इसमें देखते हैं राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 और 36 में दी गई है। भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा तीन जगह दी गई है। एक आर्टिकल 12 है, एक 36 है, एक आर्टिकल है 152। अब जो आर्टिकल 12 और 36 है, इन दोनों की परिभाषा सेम है। इसमें क्या क्या कहा गया है, कोई भी विधि बनाने वाला कोई प्राधिकरण, कोई विधिक निकाय, जैसे कि संसद है, कोई संसद है, या राज्य विधानमंडल है, या फिर ओएनजीसी है, जो मतलब जो सरकारी जो है कंपनियां होती हैं, या फिर इस तरह का एलआईसी है, इस तरह की कोई भी हैं, तो ये सारी इसमें आती हैं विधि के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत, परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। और जो आर्टिकल 152 में है, इसमें जो राज्य की परिभाषा है वो क्षेत्र के आधार पर है, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, तो इसके आधार पर है। तो तीन आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई है, दो में सेम है, एक में अलग है। आर्टिकल 33 से संबंधित विधि निर्माण अधिकार राज्य को नहीं है, यह बात एकदम सही है। वैसे भी जितने मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार पर विधि बनाने का का जो पावर रहती है वो केवल केंद्र सरकार के पास रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो मूल अधिकार हैं वो अगर जो राज्य बनाएंगे तो भिन्न भिन्न राज्य किसी से संबंधित मूल अधिकार अलग अलग बना सकते हैं, तो देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए जो मूल अधिकार बनाने का जो अथॉरिटी है वो केवल केंद्र सरकार के ऊपर है। तो ये ऑप्शन सही है। इसमें जो पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यह आपका गलत है, यह सत्य नहीं है। अगला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? भारत सरकार द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी जाती है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत घोषित आपात आपात 356 के अंतर्गत घोषित आपात कौन सा है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के दौरान राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा आर्टिकल 19 को स्थगित किया जा सकता है। आर्टिकल 19 में 6 मूल अधिकारों की व्याख्या है। डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए मूल अधिकार संशोधन नहीं होगा। तो इसमें हम लोग अब सोल्यूशन देखेंगे। भारत सरकार द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी जाती है। भारत जो मूल अधिकार का हनन करती है वो तो भारत सरकार ही करती है। जब भारत सरकार ही हनन करेगी तो रक्षा की गारंटी भारत सरकार क्यों देगा? तो इसका मतलब है यह यहाँ पर भारत सरकार नहीं होगा। अगर जो भारत सरकार रक्षा की गारंटी नहीं देगा तो देगा कौन? तो ऐसी एक संस्था देगी जो भारत सरकार पर नियंत्रण रख सके, अर्थात उसकी समीक्षा कर सके। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा कौन करता है? या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या तो हाई कोर्ट करेगा। तो मूल अधिकारों की गारंटी की रक्षा गारंटी कौन देगा? या तो सुप्रीम कोर्ट देगा, या तो सुप्रीम कोर्ट देगा, या फिर हाई कोर्ट देगा, या तो हाई कोर्ट देगा। अब देखिए इसमें आप जो 356 के अंतर्गत जो आपात घोषित होता है उसे मूल रूप में आपात नहीं कहते हैं, इसमें कहते हैं कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। अब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, इसमें नागरिकों की कोई गलती थोड़ी है, तो इसीलिए उनको तो बोलने का अधिकार होगा ही। इसीलिए 356 के अंतर्गत जो है जो आर्टिकल 19 है इसको स्थगित नहीं किया जा सकता, इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। कब स्थगित किया जा सकता है? देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, 352 में दो प्रकार के आपात लगाए जाते हैं। एक बाह्य आपात होता है, एक होता है आंतरिक आपात। बाह्य आपात होता है युद्ध या बाह्य आक्रमण, और एक आंतरिक आपात होता है जब देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए। सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या है? जैसे कि नक्सली विद्रोह हुआ करता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है जो विद्रोह हुआ करते हैं कई बार जो है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं सस्पेंड किया जा सकता है?
इसमें गवर्नमेंट एज ले सकती है, अपना अपना जो है कह सकती है कि यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह हुआ था, आर्टिकल 19 दबा दिया। लेकिन किसको क्या पता कि सशस्त्र हुआ था या नहीं हुआ था? कम से कम बोलने का अधिकार रहेगा तो कुछ लोग बता तो पाएंगे नहीं सशस्त्र हुआ था या नहीं हुआ था। तो इसीलिए इसके अंतर्गत जो है आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। अब देखते हैं युद्ध या बाह्य आक्रमण। युद्ध जो है युद्ध और बाह्य आक्रमण में क्या अंतर है? युद्ध का मतलब है चीजों के बीच में, मतलब दो तीन देशों के बीच में आपस में युद्ध हो जाए। बाह्य आक्रमण का क्या मतलब है? हम युद्ध ना करें लेकिन वो दूसरा कोई देश हमला कर दे हमारे देश पर, तो ये हो जाएगा बाह्य आक्रमण। छोटा सा डिफरेंस इन दोनों में। तो ये बाह्य आपात केवल इसी कंडीशन में जो है आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। बाकी इन ये जो दो कंडीशन है इसमें भी आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। अब देखिए एक ये लाइन है कि डीपीएसपी के लिए क्या मूल अधिकारों को में संशोधन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इससे संबंधित कई विवाद भी आए। कौन कौन से विवाद है मुख्य रूप से देखते हैं हम लोग। मूल अधिकार वर्सेस डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। सबसे पहले तो सन 1951 में ही जब जवाहरलाल नेहरू जी लैंड रिफॉर्म लाना चाहते थे, इसके लिए कई सारे विवाद उठे क्योंकि संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया था। सभी लोग कह रहे थे मेरा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, तो आप कैसे मेरे से जमीन लेके जो है किसी और को दे सकते हैं? तो कई सारे विवाद उठे। तो ये चंपाकम दोराई राजन का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो मूल अधिकार हैं वो जो है नीति निर्देशक तत्वों से उच्च हैं, यानी मूल अधिकार ग्रेट हैं। लेकिन इसमें इन्होंने एक जो है क्लॉज लगा दिया। उन्होंने ये कहा कि जो मूल अधिकार हैं ये संशोधित कर सकते हैं, उसके बाद में आप जो है नीति निर्देशक तत्व प्रभावी बना सकते हैं। इसका मतलब अगर जो कोई नीति निर्देशक तत्व प्रभावी बनाना है तो सबसे पहले तो मूल अधिकार में संशोधन करो और उसके बाद में फिर नीति निर्देशक तत्व में को प्रभावी बना दो। इसका मतलब है डायरेक्ट तो इसको जो है ग्रेड बना दिया, लेकिन बैकडोर से क्या कर दिया, एंट्री कर दी कि इसको आप संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद में क्या आया, 1967 में गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मूल अधिकार जो है एकदम सुपर सुपर हैं। मूल अधिकार को कम करने के लिए कम करके आप जो है डीपीएसपी नहीं लागू कर सकते हैं। उसके बाद में इसको नल एंड वाइड करने के लिए सरकार ने 24वां 25वां संविधान संशोधन जो है लागू किया। 25वें संविधान संशोधन में क्या था कि आर्टिकल 39 खा और ग को सुप्रीम माना गया इनकी अपेक्षा। यानी यह जो डीपीएसपी के ये जो आर्टिकल हैं 39 खा और गा, इनको लागू करने के लिए मूल अधिकार जो आर्टिकल 14, 19 और 21 में दिए गए हैं इनको निगलेक्ट किया जा सकता है, यानी इनको जो है छोड़ा जा सकता है। आर्टिकल 39 खा और गा में क्या था, यह इसमें ये था कि समाजवादी जो है समाज स्थापित करना है। खा में था कि धन का संकेंद्रण एक जगह पर ना हो, तो ये सब चीजें स्थापित करनी थी। उसके बाद में क्या आया, 42वां संविधान संशोधन। इसमें इन्होंने कर दिया कि डीपीएसपी इसको छोड़ो, कोई भी डीपीएसपी है उसको प्रभावी बनाने के लिए फंडामेंटल राइट्स 14, 19 और 31 इनकी अपेक्षा इसको अधिमान दिया जाएगा, मतलब इसको लागू करने के लिए इनको जो है छोड़ा जा सकता है। उसके बाद में मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, डीपीएसपी महत्वपूर्ण है लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके लिए फंडामेंटल राइट्स को जो है दबा दिया जाए। तो उन्होंने कहा लेकिन जो मूल रूप से जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्थापित करने वाली जो तत्व है, या फिर धन का संकेंद्रण ना हो, सबका हित हो, तो ये आर्टिकल 39 खा और गा, इनके लिए आप केवल आर्टिकल 14 और 19, 31 नहीं, 31 तो जो है 31 के का खा गा तीन भाग थे, का तो कैंसिल हो गया था, नल एंड वाइड हो गया था, और उसके बाद में जो खा और गा थे वो तो बने रहे थे। तो आर्टिकल 19 और 14 ये जो आर्टिकल थे इनकी अपेक्षा केवल इन दो आर्टिकलों को अधिमान दिया गया। और साथ में इन्होंने कुछ जो है अवधारणाएं भी स्थापित की, जैसे कि संतुलन की बात कही इन्होंने। संतुलन की बात इन द सेंस की जो है डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें संतुलन होना चाहिए। बिना जो है बिना मूल अधिकारों के जो है संरक्षण किए आप जो है कल्याणकारी राज्य या फिर जो है जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको आप फॉलो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा दोनों जो है एक रथ के दो पहिए हैं, ऐसी बातें थी। अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 40,
आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। अब ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित कौन सा जो है संविधान संशोधन लाया गया था? 73वां संविधान संशोधन संशोधन 1992 में। उसके बाद में पंचायतों की स्थापना करना मैंडेटरी हो गया सभी राज्यों के लिए। उससे पहले कुछ राज्य स्थापित तो कर रहे थे, लेकिन उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। कोई राज्य स्थापित करता था, कोई राज्य नहीं स्थापित करता था। कोई राज्य स्थापित किया और 2 साल उसकी पंचायत चली, उसके बाद भंग हो गई, फिर 9-10 साल स्थापित ही नहीं किया। इस तरह काम चलता था। लेकिन जब से संविधान संशोधन हुआ, तब से सभी को एक फिक्स पैटर्न में स्थापित करना पड़ा। फिर है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है कि सभी को जो है काम पाने का अधिकार होगा। तो इसी से संबंधित ये आर्टिकल एक जो है ये अधिनियम बनाया गया था नरेगा 2005 में। 2007 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। तो यह जो आर्टिकल 41 है ये इससे रिलेटेड हो गया। आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या है? प्रसूति सहायता से संबंधित है। और प्रसूति सहायता पीएम मातृ वंदना योजना ये 2017 में आई थी। ये 2017 में आई थी। 2017 में आई थी। तो यह इससे संबंधित हो गई। और इसमें आप जानते होंगे कि जो है पीएम मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जो है 5,000 रुपये मिलते हैं। और अगर जो जैसे कि संस्थागत प्रसव होता है, मतलब किसी हॉस्पिटल या फिर इस तरह प्रसव होता है, तो उसमें 1,000 रुपये और मिलता है। तो जो 1,000 रुपये मिलता है, यह जो है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलता है। तो टोटल मिला के 6,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि केवल जो है पहले बच्चे के लिए मिलता है। पहले बच्चे के लिए मिलता है। तो ये थोड़ी जो है इसमें जो है कमी है। और एक कमी ये है कि जो है इसमें जो है जो पति होते हैं उनका आधार भी इसमें संलग्न करना होता है। इसका मतलब है जैसे कि मतलब अगर जो औरत लेडी प्रेग्नेंट है, उसकी मतलब शादी मतलब लिविंग रिलेशनशिप में है लेकिन शादी नहीं हुई है, या फिर इस तरह किसी कोई ऐसी कंडीशन है कि वो विडो है या फिर इस तरह से, तो उसको जो है इसका लाभ नहीं मिलेगा। और देखते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या है? यह राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। राइट टू एजुकेशन। इसमें आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है कि 6 से कम उम्र के जो बच्चे रहेंगे, उनकी जो है शिक्षा और पालन पोषण शिक्षा के की जो जिम्मेदारी होगी निःशुल्क शिक्षा की, वो राज्य की होगी। 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए ही, जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बाल वाटिका या फिर आंगनबाड़ी स्थापित किया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? आर्टिकल 33, 34, 48, 43। इसको लगाइए, फिर सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 33। आर्टिकल जो 33 है, ये सीआरपीएफ जवानों से संबंधित है। सीआरपीएफ इन द सेंस कि सैन्य, मतलब आर्मी, अर्धसैनिक बल या पुलिस, इनसे इनसे संबंधित जो है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें हालांकि पुलिस शब्द शब्द आता है। पुलिस जो है, अगर जो जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो विषयों का विभाजन है, वो पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर जो पुलिस के मूल अधिकारों को सस्पेंड करने से संबंधित कोई विधि बनानी है, तो वो केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन राज्य सरकार नहीं बनाएगी। और जो 34 है जो किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हो, जैसे मार्शल लॉ लगा हो या फिर धारा 144 लगी हो, तो ऐसे क्षेत्रों में मूल अधिकार जो है सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ घूम रहे हैं, मेरा मन है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है घूमने की स्वतंत्रता, ऐसा नहीं किया जा सकता है। और एक और है कि 141 के अंतर्गत जो है कि 5 लोगों से ज़्यादा एक साथ जो है मिलके घूम नहीं सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगर जो मार्शल लॉ लगा है। आर्टिकल 48 पर्यावरण संरक्षण। नहीं, 48 नहीं है, 48A है। 48A में क्या है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान दिया गया है। और 43 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। यह वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से कौन संबंधित नहीं है? उत्तर हम लोग देखते हैं।
आर्टिकल जो 19 है यह 86वें संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। यह जो संविधान संशोधन था वो 2002 में आया था, 2002 में आया था। और इसमें शिक्षा से संबंधित जो है कई संशोधन किए गए थे। इसमें जो है आर्टिकल जो 21A में यह जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। इसमें यह था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और देगा कौन? देगा राज्य। किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य की जिम्मेदारी होगी। कितनी एज? 6 से 14। अब जो 6 से 14 राज्य की जिम्मेदारी होगी, 6 से कम भी तो बच्चे होंगे, जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात की कि बाल वाटिका और आंगनबाड़ी स्थापित किए जाते थे। तो जो 6 से कम उम्र के बच्चे होंगे उनको भी निःशुल्क सहायता देगा, लेकिन वो राज्य देगा, राज्य देगा। अब देखिए, यह बच्चे का मूल अधिकार है, यह बच्चे का मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होगा वो मूल अधिकार है उसका, ठीक है। लेकिन 6 से कम होगा तो डीपीएसपी के अंतर्गत है। डीपीएसपी के अंतर्गत मतलब क्या है कि राज्य के पास अगर जो संसाधन होंगे, राज्य के पास संसाधन होंगे तो वो सुविधा देगा, नहीं संसाधन होंगे तो वो नहीं देगा। इसके लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते, ये वाद योग्य नहीं है। वाद मतलब इस पर न्यायालय में जाके केस नहीं कर सकते हो कि जो है 3 महीने का, वो 3 साल का मेरा बच्चा है और इसको जो है निःशुल्क शिक्षा नहीं मिल रही है। तो इसीलिए ये इसमें थोड़ा सा अंतर है। और अगला जो है कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 51A में, इसमें एक 11वां मूल कर्तव्य यानी के जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको जो है शिक्षा वगैरह उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन यह जिम्मेदारी किसकी होगी? माता पिता या संरक्षक की जिम्मेदारी होगी। पहले दोनों में क्या था? राज्य की जिम्मेदारी, इसमें क्या है? माता पिता संरक्षक की जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 19 से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिए, सत्य नहीं है। इसको सॉल्व करिए, उसके बाद में आंसर डिस्कस करते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। संविधान के प्रारंभ में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। संविधान के प्रारंभ में आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की जो है स्वतंत्रताओं का वर्णन था। कितने प्रकार की? 7। सातवीं कौन सी थी? सातवीं स्वतंत्रता थी संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया था। ठीक। अब देखो अगला वाला क्या था, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सत्य नहीं है। पहला ही ऑप्शन आ गया, लेकिन अगले भी ऑप्शन देख लेते हैं। राज्य व निजी दोनों मामलों में संरक्षण प्राप्त नहीं है। दोनों मामलों में संरक्षण प्राप्त नहीं है, केवल एक मामले में। कौन सा मामला है? राज्य का मामला। यानी यह कथन सत्य है आपका। और निजी वाला मामला, इसमें जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं है। प्रदर्शन और विरोध का अधिकार है परंतु हड़ताल नहीं, ठीक है। मतलब प्रदर्शन कर सकते हो लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते हो। अब प्रदर्शन और हड़ताल में क्या अंतर है? हड़ताल का मतलब है जैसे कि 10 से 4 बजे तक अगर जो कारखाने में काम होता है और 10 से 4 बजे के बीच में प्रदर्शन ना करो, अगर जो 10 से 4 बजे के बीच में प्रदर्शन करोगे तो वो हड़ताल हो जाएगी। जब काम खत्म हो जाए तब आप अपना प्रदर्शन करो। तो ये छोटा सा अंतर है। तो इसमें हड़ताल नहीं कर सकते हो आर्टिकल 19 के अंतर्गत, ठीक। तो ये भी ऑप्शन सही है आपका। राज्य इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। आर्टिकल जो 19 के अंतर्गत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इस समय हैं, पहले तो 7 थी, जो इस समय है उन पर अलग अलग अधीन अलग अलग कंडीशंस के अंतर्गत प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि भारत की एकता और अखंडता के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लोक स्वास्थ्य के लिए, लोक कल्याण के लिए, इन सब चीज़ों के अंतर्गत जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि आर्टिकल 19 में जो छठी स्वतंत्रता है, व्यापार वृत्ति करने की स्वतंत्रता, इसमें है कि लोकहित के संदर्भ में जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसीलिए सरकार कई बार जो है उद्घोषणा जारी करती है कि संबंधित क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत सभी मीट की दुकानें बंद रहेंगी या फिर अंडे की दुकानें बंद रहेंगी। ये इसी के अंतर्गत है कि लोकहित में हम बंद करवा रहे हैं। वरना कोई कह भी सकता है कि मेरा तो ये मूल अधिकार है, मैं तो व्यापार करूंगा, जो है मांस का व्यापार करूंगा। तो ये कह देंगे कि जो है नहीं, हम लोग हित में बंद करवा रहे हैं, तो ये प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ये ट्रिक है मैंने बनाई है, इसमें आप थोड़ा ध्यान देंगे। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो पहले क्या होता था, फेसबुक से बॉयज गर्ल्स जो है फ्रेंडशिप करते थे। तो फ्रेंडशिप करने की रिक्वेस्ट भेजी बॉय ने या फिर गर्ल ने, और इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का मतलब है कि अभिव्यक्ति की गई। अभिव्यक्ति करने के बाद में दोनों लोग जो है शांतिपूर्वक मिले,
ठीक है। मिलने के बाद में क्या हुआ, दोनों लोग गठबंधन बनाए, मतलब संघ बनाया, उसके बाद में घूमे फिरे और उसके बाद में शादी शादी करके बस गए। बसने के बाद में क्या हुआ कि जब शादी करके बस गए तो व्यापार व्यापार भाग करेंगे, रोजगार करेंगे। तो ये इसकी ट्रिक हो गई कि फर्स्ट में है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 1 2 3 4 5 6 सीरियल से हैं। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति और निरायुध सम्मेलन, संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता, सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, बसने निवास करने की स्वतंत्रता, वृत्ति व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिए, सत्य नहीं है। इसको सॉल्व करिए, फिर हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 20 के अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। एक तो है कि जो मौजूदा विधि होगी उसी के अनुसार जो है दंड दिया जा सकता है। किसी विधि को भूतलक्षी प्रभाव से जो है लागू नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर जो इस समय चोरी करने का अपराध 3 महीने जेल है और इस चोरी जो है करने के 2 महीने बाद में संशोधन हो गया कि 3 नहीं 6 महीने की जेल होगी, तो उसको 6 महीने की जेल नहीं होगी, जो पहले जिस समय जिसने अपराध किया था जो जो सजा होगी वही दी जाएगी। और यह सही हो गया, एक ये हो गया। और दूसरा ये है कि उसको स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए, मतलब साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साक्ष्य दो या फिर अपने खुद के खिलाफ गवाही दो, ये जो है नहीं किया जा सकता। और जो है एक तीसरा ये है कि खुद तब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य ना किया हो। ठीक है। तो आर्टिकल 24 देखते हैं कि संकटमय गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन नहीं। संकटमय गतिविधियां मतलब ये है कि कोई खतरनाक कारखाने हैं या फिर ईंट मोरंग भट्ठा वगैरह इस तरह के जो उद्योग रहते हैं, चूड़ी या कांच के उद्योग, इसमें जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। और इसमें अगला आर्टिकल है आर्टिकल 30, धार्मिक कार्यों की संस्थाओं की स्थापना। यह जो वर्ड है धार्मिक कार्यों की संस्थाओं की स्थापना, ये संस्थाओं से कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 प्रकार की संस्थाएं हैं, एक धार्मिक कार्यों के लिए संस्था की स्थापना, एक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। जो आर्टिकल 30 के अंतर्गत है, आर्टिकल 30 के अंतर्गत क्या है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना है, न कि धार्मिक कार्यों के लिए। धार्मिक कार्यों के लिए जो बात है वह आर्टिकल 26 में कही गई है। अब जो 26 में धार्मिक कार्यों के संरक्षण की धार्मिक कार्यों के लिए जो संस्थाओं की स्थापना की गई है वो सभी धर्मों के लिए है, कोई धर्म हो, हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख, कोई भी धर्म हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन जो 30 के अंतर्गत है यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यकों के लिए मतलब केवल मुस्लिम जो मान्यता प्राप्त जो है अल्पसंख्यक हैं उनके लिए है, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, इन सब लोगों के लिए है। ठीक। और आर्टिकल 23 इसमें क्या है, बलाश्रम निषेध। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग, कि बलाश्रम, ये बलाश्रम का मतलब है बलपूर्वक श्रम कराना, बाल श्रम नहीं है। बहुत लोग इसको बलात् को बाल समझ लेते हैं कि बालक बच्चे वाला, बालक वाला नहीं है, ये बलपूर्वक यानी फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिशन। तो ये वाला आर्टिकल भी सही है। इसमें पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन यानी मतलब सही नहीं है। अंतिम प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा ऐसे कथन सत्य है। प्रतिषेध, ये सॉल्व करिए आप लोग, फिर सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। प्रतिषेध, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ 2 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, एक प्रतिषेध, एक उत्प्रेषण। प्रतिषेध का क्या अर्थ है कि न्यायिक कार्य रोकना, प्रतिषेध का मतलब है कि स्टॉप कर देना, स्टॉप। और उत्प्रेषण का मतलब है टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब है कार्य रोको और मुझे दे दो केस, यह इसका मतलब है। अगर जो इसमें क्या होता है, जो न्यायालय है वो अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाके सुनवाई करने लगता है तो उसको स्टॉप कर दिया जाता है। और इसमें क्या है कि मामला ज़्यादा गंभीर है, इसको जो है जो सॉल्व करने के लिए हायर कोर्ट चाहिए, तो इसलिए ये लोग अपने पास बुला लेते हैं। तो 2 प्रकार के ये वर्ड हैं, इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि किसमें रोकना है, किसमें रोक कर अपने पास बुलाना है।
और इसमें अगला देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अमेजन कंपनी के खिलाफ क्या परमादेश जारी कर सकता है? नहीं जारी कर सकता है। जो परमादेश है वो केवल और केवल सरकारी व्यक्तियों के लिए खिलाफ जारी किया जा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा सत्य है? इसमें केवल पहला सत्य हो जाएगा। इसमें केवल पहला सत्य हो जाएगा। अब परमादेश मैंने बताया ना कि इसमें अमेजन के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। अमेजन मतलब निजी व्यक्ति या इकाई। अब जो अमेजन है वो इकाई है, कोई व्यक्ति थोड़ी है। तो इसमें निजी व्यक्ति इकाई के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। गैर संवैधानिक विभाग जो हैं, जो संविधान में वर्णित नहीं, उनके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता, क्योंकि ये लोग हेड होते हैं, सुप्रीम होते हैं। और कोई ऐसा किसी व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य है जो स्वविवेक के आधार पर वर्णित है कि इसमें आप स्वविवेक से काम करेंगे, तो इस पर भी जो है उस पर परमादेश जारी नहीं किया जा सकता कि आपने स्वविवेक से काम क्यों नहीं किया। इस पर जारी नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो वैसे भी अपने खिलाफ अपने लिए थोड़ी जारी करेगा। संविदात्मक जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। इसलिए सरकारी आदमी जो है घूस लेने से थोड़ा डरता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पर रहता है वो बिल्कुल घूस लेने से नहीं डरता है। तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें जो है जो ऑप्शन होगा आपका ए सही हो जाएगा। तो ये आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर जो आपको एक्सप्लेनेशन और ये प्रश्न आपको पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और आगे भी हम लोग इसी तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिससे हमें एक क्वेश्चन से हमें ढेर सारी और भी जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।